तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम 11th स्टैंडर्ड के लिए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पिछले चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी हमें एक कंज्यूमर के बिहेवियर को समझाएगा। एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन पे काम करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की। इतनी बात हमें समझ आ रही है। कंज्यूमर का बिहेवियर हमें पता है, वो क्या करेगा, कंजम्पशन अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना ही होगा, मेजर करने का सेटिस्फैक्शन को तरीका बदल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का तरीका यूज कर रहे हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। तो इस चैप्टर को बेसिकली हम कुछ हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आईसी होता क्या है, या ये आईसी एनालिसिस काम कैसे करता है। देन हम समझेंगे कि बेसिकली क्या क्या अजम्पशंस है जब हम आईसी बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम मानकर चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। देन हम बात करेंगे कि उसमें इंडिफरेंस सेट यानी कि टेबल ऑफ इंडिफरेंस कैसे बनेगा, इंडिफरेंस कर्व यानी कि डायग्राम जो बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनता है वो कैसे बनेगा, क्या क्या बातें हैं उसके अराउंड। फिर हम प्रॉपर्टीज समझेंगे आईसी की। देन हम बजट लाइन को इंट्रोड्यूस करके कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे। इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि हम आईसी को अच्छे से अब्जॉर्व कर पाए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्टली ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब आईसी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। शुरू करें। सबसे पहले हमें क्या समझना है, आईसी क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व। देखो नाम आपको क्या बोल रहा है, एक ऐसा कर्व जिस पे आप इनडिफरेंट हो। क्या मतलब है इनडिफरेंट का? जिस पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है इस कर्व पे। हाँ या ना? इनडिफरेंस का मतलब हमें समझ आ गया। चलो, तो ये एनालिसिस कैसे बात करेगा? आईसी इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट। किस तरीके पे बेस्ड है ये हिक्स के तरीके पे बेस्ड है, जो कि क्या बोलता है, कार्डिनल मेजरमेंट नहीं करता, ऑर्डिनल मेजरमेंट करता है। याद करो कार्डिनल मेजरमेंट क्या था। कार्डिनल मेजरमेंट में आप क्या करते थे, नंबर्स देते थे अपनी सेटिस्फैक्शन को। 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यूटिलिटी 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, ऐसे नंबर्स देते थे अपनी सेटिस्फैक्शन को। यहाँ पे आप नंबर नहीं दोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, रैंक दोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको पिज्जा दिख रहा है, कॉफी दिख रही है, आप बोलो कि मुझे पिज्जा से हाई सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉफी से कंपैरेटिवली लो सेटिस्फैक्शन। तो आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो? आप ऑर्डिनल मेजरमेंट का तरीका यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कहने की जगह, हाई लो कहने की जगह आप कहो कि पिज्जा से मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है और कॉफी से मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप कैसे बात करोगे? आप कार्डिनल मेजरमेंट में बात कर रहे हो, कार्डिनल एनालिसिस यूज कर रहे हो। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो चैप्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये रैंक वाला सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, ये हाई लो समझेंगे कि कैसे काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आईसी इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इट गिव्स रैंक्स टू डिफरेंट गुड्स। रैंक दे देता है, ये वाले से हाई, ये वाले से लो, रैंक्स दे देता है डिफरेंट गुड्स को, एंड उसी के अकॉर्डिंग दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स। बंडल्स में उन्हें अरेंज कर देता है। अक्रॉस दीज बंडल्स कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग, सिंपल भाषा में समझेंगे क्या बात हो रही है। जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, आपके लिए क्या करता है, आप अपनी गुड्स, जो भी गुड्स हैं, इनके लिए आप अपना सेटिस्फैक्शन हाई एंड लो का आपको पता है, आप डिफाइन कर देते हो, इस चीज़ से मुझे हाई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस चीज़ से मुझे लो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर उन दोनों गुड्स को आप एक बास्केट में रखते हो, एक ही बंडल में रखते हो, क्वांटिटीज अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया है एक पिज्ज़ा और 2 कॉफ़ीज और इसका बना दिया एक बंडल, लेकिन एक और बंडल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंडल में 2 पिज्ज़ाज हैं और 1 कॉफ़ी है, इसका नाम देते हैं बी बंडल। आपने अपने हाई एंड लो के हिसाब से बंडल्स अरेंज कर लिए। किसको बात समझ में आ रही है? बंडल्स अरेंज हो गए हैं, हाँ या ना? अब ए बंडल और बी बंडल दोनों आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर दे रहे हैं,
तब ये आपके इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का हिस्सा बन जाएंगे। बेसिकली जब हम इनडिफरेंस सेट पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे तो हम और समझ पाएंगे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। सिंपल भाषा में आप क्या कर रहे हो, आप सुपरमार्केट जा रहे हो, सुपरमार्केट में अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 लेस के पैकेट मिलेंगे एंड 4 पेप्सी मिलेगी, 2 लेस के पैकेट मिलेंगे एंड 4 पेप्सी मिलेगी, ये एक बास्केट में रखा है। दूसरे बास्केट में क्या रखा है, 1 लेस का पैकेट रखा है और 6 पेप्सी के पैकेट बॉटल्स रखी हुई। आप कह रहे हो कि इन दोनों बास्केट में से मुझे कोई भी बास्केट दे दो, मेरे लिए दोनों बास्केट ठीक है, मेरे को दोनों बास्केट ही चल जाएंगे। तो इन दोनों बास्केट्स में आप क्या हो गए, इनडिफरेंट हो गए, यानी दोनों बास्केट्स आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने वाली। ये जो हाई लो का कॉन्सेप्ट है ये बास्केट पे नहीं अप्लाई हो रहा है, बास्केट के अंदर जो आइटम्स है उन पे अप्लाई हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही हमें समझना है इस चैप्टर में। अगर आप सिर्फ इसे याद कर लोगे तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझ नहीं पाओगे। अगर समझना चाहते हो तो इस बात पे फोकस करो। क्या कहना चाहते हैं हम कहना चाह रहे कि जो आप बास्केट बना रहे हो ना, ए बास्केट, बी बास्केट, इन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होगा, लेकिन इनके अंदर जो चीजें हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इनके अंदर जो चीजें हैं वो चीजें आप चूज करोगे अपना हाई एंड लो का सेटिस्फैक्शन चेक करके, ऑर्डिनल मेजरमेंट करके ये बंडल बनेंगे। इन बंडल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होगा, इन बंडल्स में आप क्या होने वाले हो, इनडिफरेंट हो। बोलो किसको कुछ कुछ बात समझ में आया ना? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चैप्टर समझते जाएंगे, बातें होती रहेंगी और समझ में। इतनी बात हमने पढ़ ली एक बार। चलो इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया। अब सवाल उठता है कि जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये यूटिलिटी एनालिसिस से डिफरेंट क्यों? सिंपल सा हमारे पास क्या जवाब है कि भाई उसमें तुम नंबर्स दे रहे थे, 10 यूटिलिटी, 5 यूटिलिटी, 6 यूटिलिटी, कार्डिनल नंबर्स देके मेजर कर रहे थे। हम कार्डिनल नंबर नहीं देंगे, हम ऑर्डिनल मेजरमेंट करेंगे, हम रैंक करेंगे, पिज्जा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, कॉफ़ी से कम सेटिस्फैक्शन, इस तरीके से चीज़ों को रैंक करके हम स्टडी करें। एक और डिफरेंस है जो कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, जब आप यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आप एक गुड की सेटिस्फैक्शन को स्टडी कर रहे हो, लेकिन जब आप ऑर्डिनल मेजरमेंट से पढ़ रहे हो, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हो, तब आप एक गुड का सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहे हो, आप हमेशा बंडल का सेटिस्फैक्शन। ये बात समझो क्या बात हो रही है। जब भी आपने, याद करो पिछले चैप्टर में जब भी हमने मेजरमेंट किया, चाहे 1 कमोडिटी केस था, 2 कमोडिटी केस था, यूटिलिटी हमेशा कंज्यूमर के लिए एक गुड की चेक हो रही थी। लेकिन जब हम ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़ेंगे कभी भी एक गुड को सिंगल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक गुड को अगर सिंगल पढ़ोगे तो हाई लो रैंक कैसे करोगे, कंपैरिजन कैसे होगा। इसको बात समझ में आ रही? हम हमेशा गुड को बंडल में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आ गया? 2 डिफरेंस के पॉइंट मिल गए हमें, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस वाले दोनों कॉन्सेप्ट्स में हमें फर्क पता चला कुछ ना कुछ। चलो नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि अजम्पशंस क्या है। अब ये जो आईसी है, ये जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली हम अज्यूम करके चलेंगे इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फर्स्ट चीज़ क्या है, इनकम इज गिवन एंड इज डज नॉट चेंज। जो भी कंज्यूमर है, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उसकी इनकम गिवन है, इनकम में किसी भी प्रकार का कोई बढ़त या घटौती नहीं आ रही। बोलो इतनी बात हमें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुड्स इन अ बंडल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, जब आप एक गुड की जगह दूसरी गुड को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश है और सोप है, अगर मेरे बाथरूम में हैंड वॉश नहीं है तो मैं सोप यूज कर सकती हूँ अपने हाथ को धोने के लिए। अगर मेरे घर में कॉफी नहीं है तो मैं चाय पी सकती हूँ। आपका जो भी बंडल आप फॉर्म करोगे, उसमें जो भी चीज होगी वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होना पॉसिबल होना जरूरी है। ये अजम्पशन है आईसी का कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बंडल है 1 पिज्जा 3 कॉफी, 1 पिज्जा 3 कॉफी, तो अगर मैं 2 कप कॉफी को निकाल के अपने ब्रेकफास्ट में एक पिज्जा और ऐड करती हूँ तो ये चीज पॉसिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता
इसकी जगह, इस कॉम्बिनेशन की जगह यहाँ पर पिज्ज़ा ना होता, यहाँ पे बेडशीट होती, तो आप बेडशीट और कॉफ़ी को एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ब्रेकफास्ट में बेडशीट तो नहीं खाने वाले ना। एग्जाम्पल थोड़ा वाहियात हो गया, पर बात समझने की कोशिश करो। ऐसी गुड्स होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, तभी बंडल बनेगा, वरना बंडल नहीं बनेगा, वरना आप आईसी नहीं बना सकते उन चीज़ के लिए, उस स्पेसिफिक आइटम के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि जो भी आइटम्स होंगी एक बंडल में, जो 2 ही होंगी, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होना पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की प्रेफरेंस कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, किससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, किससे उसको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये चीज़ बिल्कुल डिफाइंड है। जैसे जैसे एक कंज्यूमर को चीज़ ज़्यादा मिलती जाएगी, उससे मिलने वाली जो खुशी है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ी सी डिक्रीज होगी। सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन और पाने की इच्छा घट जाएगी। दोनों बातों में बहुत फर्क है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि आपने एक एप्पल खाया, वो कुछ सेटिस्फैक्शन मिली। अब जब आप दूसरा एप्पल खाओगे, आपको कुछ और सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यानी कि ओवरऑल तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा है, लेकिन सेकेंड एप्पल खाने की जो आपकी इच्छा थी, थर्ड एप्पल खाने की आपकी जो इच्छा होगी, ये इच्छा हमेशा गिरती जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी लो हो जाएगी किसी भी चीज को पाने की जब आपके पास उसके हायर यूनिट्स हो। जब भी आपके पास किसी चीज के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, हर एडिशनल यूनिट को जो पाने की इंटेंसिटी है, जो चाहत है, वो घटेगी। बोलो इसको बात समझ में आया ना? बिल्कुल क्लियर हो रही है ये बात हमें? सेटिस्फैक्शन ओवरऑल बढ़ेगा, यानी कि आपके पास एक वीडियो गेम को बड़ी खुशी हो, एक और वीडियो गेम आ गया और खुशी हो, एक और वीडियो गेम आ गया और खुशी हो, ओवरऑल खुशी इंक्रीज कर रही है, लेकिन 5वें, 6ठे, 7वें वीडियो गेम पाने की जो इच्छा है ना, जो इंटेंसिटी के मुझे चाहिए, वो घट जाएगी। बोलो इसको बात समझ में? और क्या लिखा है? कंज्यूमर हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आपको चीज़ ज़्यादा मिलेगी, आपको खुशी भी ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास, आपके सामने एक केला रखा हुआ है और दूसरे हाथ में आपके सामने 4 केले रखे हो, तो आप कौन सा बास्केट पिकअप करोगे? 4 बनानास वाला। बोलोगे इसको बात समझ में आया ना? कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कंज्यूमर सेन है और वो ऐसा ही डिसीजन लेगा जिससे उसका सेटिस्फैक्शन बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक कप ऑफ कॉफ़ी है, एक कप ऑफ टी है। आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप कॉफ़ी ही पिकअप करोगे। आप अपनी रैशनैलिटी से अलग होकर, अपनी पसंद को ना चुनकर आप चाय का कप चूज नहीं करोगे। हम मान के चलते हैं कि एक कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो ऐसा ही डिसीजन लेगा जहां उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बोलो, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात हमें? आया ना? चलो, अजम्पशंस हमें क्लियर हो गई, तो अब हम समझ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व आपके सामने देखो, ये जो 2 चीज़ें बनी हुई हैं, ये सेट बना हुआ है, इस पे अभी हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? इंडिफरेंस सेट दिया हुआ है। इंडिफरेंस सेट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कभी भी एक पिज्ज़ा कंज्यूम नहीं करोगे, आप एक पिज्ज़ा और 10 कॉफ़ी कंज्यूम करोगे। बात समझो यहाँ से, जो इनडिफरेंस कर्व है इसमें आप बंडल कंज्यूम करोगे, आप कमोडिटी कंज्यूम नहीं करोगे। ये चीज़ हम समझ के आए कि इनडिफरेंस कर्व कभी भी आपको ये नहीं समझाता है कि एक गुड से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इनडिफरेंस कर्व आपको समझाएगा बंडल से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आपने ये वेरियस बंडल्स बनाए हुए, आप जब भी कंजम्पशन करोगे, चाहे ए चूज करो, बी चूज करो, सी चूज करो, डी चूज करो, आपको ये दोनों चीजें इस अमाउंट में मिलेंगी। बोलो किसको ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और इन सभी बंडल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है? बिल्कुल बराबर है। आप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस में इनडिफरेंट हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको कौन सा ऑप्शन मिले। आपके लिए सारे ही ऑप्शंस बेटर हैं, सभी आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। प्लॉट करते इसे, कर्व बना लेंगे हम अभी। ए पॉइंट क्या है? 1 और 10,
पिज्ज़ा क्या है 1 और कॉफ़ी क्या है 10, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, हाँ या ना। देन हमारे पास है पिज्ज़ा 2, कॉफ़ी 7, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया। सी 3 एंड 5, 3 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 5th पॉइंट, ये हमारा पॉइंट आ गया। देन क्या है 4 एंड 4, ये भी 4 एंड ये भी 4, ये हमारा क्या बन गया, इनडिफरेंस कर्व बन गया। यानी कि चाहे आपको 1 पिज्ज़ा और 10 कॉफ़ी मिले एक दिन में, चाहे आपको 2 पिज्ज़ा और 7 कॉफ़ी मिले, चाहे आपको 3 पिज्ज़ा और 5 कॉफ़ी मिले, चाहे आपको 4 ही पिज्ज़ाज मिल जाए, 4 ही कॉफ़ी मिल जाए, आप इन सब पॉइंट्स पे बराबर सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हो। यही है हमारा आईसी का कॉन्सेप्ट। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, आया ना? इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। इस टेबल को, ये जो बंडल्स हमने बनाए, इनको नाम क्या दे दिया जाता है, इनडिफरेंस सेट नाम दे दिया जाता है। जो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे नाम दे दिया जाता है इनडिफरेंस कर्व। इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना? एक बार देख लो इसे। अब यहाँ पे अगर हम कुछ बिहेवियर नोटिस करें, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे पिज्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ रही है, आप कॉफ़ी लूज़ कर रहे हो, हाँ या ना? इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। जैसे जैसे क्या हो रहा है, पिज्ज़ा बढ़ रहा है, हर बार 1 पिज्ज़ा प्लस हो रहा है, एंड आप कुछ ना कुछ कॉफ़ी लूज़ कर रहे हो। आपने 1 पिज्ज़ा ऐड किया, कितनी कॉफ़ी लूज़ कर दी, 3। देन आपने एक और पिज्ज़ा ऐड किया, कितनी कॉफ़ी लूज़ कर दी। देन आपने एक और पिज्ज़ा ऐड किया, कितनी कॉफ़ी लूज़ की। अब यहाँ पे अगर आप एक बिहेवियर नोटिस करो, हर बार एक पिज्ज़ा गेन हो रहा है, लेकिन जो हम लूज़ कर रहे हैं वो घट रहा है। ऐसा क्यों? सोचो, दिमाग लगाओ। अभी हम अजम्पशंस पढ़ के आए हैं, आया ना? उधर ही आपको जवाब मिलेगा, दिमाग लगाओ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या बोल रही थी कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है। जैसे जैसे एक कंज्यूमर कोई भी चीज़ ज़्यादा गेन करेगा, उसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन चाहे बढ़े, लेकिन उसको पाने की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी कि एक पिज्ज़ा ऐड करने के लिए मैं इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग थी मेरी कि मैंने 3 कॉफ़ी छोड़ दी, लेकिन जब वो ऐड हो गया उसके बाद एक और यूनिट गेन करने की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। तभी इस बार मैं 2 पिज्ज़ास, 2 कॉफ़ी के कप लूज करना चाहती हूँ, 3 कॉफ़ी गिव अप नहीं करना चाहती। देन अगेन अगर मुझे एक और पिज्ज़ा ऐड करना है तो मैं सिर्फ एक ही कॉफ़ी लूज करना चाहती हूँ, क्योंकि एडिशनल गेन करने की मेरी इंटेंसिटी कम हो रही है। जो चीज़ मेरे पास बढ़ेगी वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन हर एडिशनल गेन करने के लिए जिस चीज़ में मैं एक्चुअली लूज कर रही हूँ, मैं कम लूज करना चाहूँगी। मैं कहूँगी नहीं, मैं और नहीं लूज करना चाहती, मुझे इतनी कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए। बोलो किसको बात समझ में? इंटेंसिटी वाला पॉइंट हमें समझ में आया? दिखा इंटेंसिटी कैसे घट रही है हर एडिशनल पिज्ज़ा को गेन करने की? बोलो, इतनी बात हमें समझ आ गई। इंडिफरेंस कर्व कैसे वर्क कर रहा है, इंडिफरेंस सेट कैसे वर्क कर रहा है, इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। लेक्चर शॉर्ट ही रहेगा, इंडिफरेंस कर्व बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी हमारे पास क्या है, आईसी की प्रॉपर्टीज है। क्या बोल रही है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, IC does not touch x-axis or y-axis, IC is convex to the origin। अब ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ले। अब तक जितना हम पढ़ के आए ना, इन सब सवालों के जवाब हमारे पास हैं, बस हमें फिगर आउट करना है कि उसको जस्टिफाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या बोला हमने? सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है? IC स्लोप्स डाउनवर्ड। बताओ भाई, IC डाउनवर्ड क्यों स्लोप करती है? हमने देखा था ना, हमने जब हमारा IC ड्रॉ किया था वो कुछ इस शेप में था। हमारी बुक हमसे पूछ रही है कि डाउनवर्ड क्यों स्लोप कर रही है। सिंपल सा जवाब क्या है कि जब आप एक चीज गेन कर रहे हो तो आप एक चीज
रिड्यूस कर रहे हो, यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है। जब भी कोई भी ग्राफिकल चीज़ में एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, इसका मतलब उनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चीज में नेगेटिव रिलेशन होगा तो हमारा ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता, कॉफी भी बढ़ती और पिज्जा भी बढ़ता। बढ़ा के देखते हैं, अभी देखो कॉफी समझ लो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई, या फिर 12 हो गई, और ये 1 से 2 हो गई, फिर 12 से कितनी हो गई, 15 हो गई। तो अगर आप नोटिस करो इसका ग्राफ कैसा बनता है, 1 पे 10, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, बोलो यहाँ पे 12, फिर सेकंड 2 पे 12, 3 पे 15, तो हमारा ग्राफ क्या बनता, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही होती साथ में। अगर दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज कर रही होती साथ में तब भी हमारा ग्राफ क्या बनता, कुछ इस शेप का बनता। इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही, हाँ या ना। हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, IC का जो हमारी रियल क्वांटिटीज है उसके साथ ऐसा बन रहा है। इसका रीजन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि क्वांटिटीज नेगेटिवली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अगर एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। सिंपल बात, समझ आ गया ये वाला हमें प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, देखो, हायर लेवल ऑफ IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या कहना चाहती है बेसिकली हमारी बुक हमें, अभी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक हायर बनाएंगे और एक कंपैरेटिवली लोअर बनाएंगे। ये हमारा IC है जो हमें गिवन है पिज्जा और कॉफी के बंडल का, और एक मैंने हमारी बुक के अकॉर्डिंग हायर IC ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं, ये 10 और 1 का पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट था A, ये वाला, आया ना। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं इसी IC पे, ये 10 है और ये कितना है, 2 है। किसको बात समझ में आ रही है, यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया हमने क्या क्या लिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, 10 कॉफी मिल रही थी और एक क्या मिल रहा था, पिज्जा मिल रहा था। देन हमें 10 कॉफीज मिल रही है लेकिन 2 पिज्जाज मिल रहे। अब नॉर्मल छोड़ दो इकोनॉमिक्स को, नॉर्मल दिमाग लगाओ, कॉफी तो सेम ही है दोनों में, छोड़ दो। आपको एक पिज्जा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या 2 पिज्जा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। एक कंज्यूमर की क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, जिसकी वजह से उसे जो भी क्वांटिटी ज्यादा है चीज की वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो IC हायर होगी, ऊपर होगी, वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी उस IC के कंपैरिजन में जो लोअर होगी। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही। पेपर में अगर ये समझाना भी आ जाता तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐसे ही 2 IC ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट लेना है एंड उसी कोई भी एक्सिस फिक्स कर लो एंड दूसरे एक्सिस के हिसाब से वहां पे एक और पॉइंट बनाओ B या B' या A' एंड फिर उन्हें कंपेयर करके देखो कि देखो यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसके कंपैरिजन में, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ICs do not intersect each other। अरे ये पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, कर लेने दो इंटरसेक्ट ICs को, हमें क्या दिक्कत है। अगर एक IC ऐसे ड्रॉ हुआ है, ऐसे ड्रॉ हुआ है एक IC एंड दूसरा IC मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो मुझे दिक्कत क्या है, IC2 IC1, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझने के लिए एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लगाते, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, एक बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि IC के ऊपर, एक IC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। यानी A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ये हमें सब क्या देंगे, बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, हाँ या ना।
इस पॉइंट को हम सी डैश लिख लेते हैं। ये सब पॉइंट्स क्या करेंगे, बराबर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देंगे। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अब क्या होगा, मुझे पता है कि ए और बी एक ही आईसी पे, आईसी 2 पे, तो यानी कि ए और बी मुझे बराबर सैटिस्फैक्शन देंगे। पर मैं क्या नोटिस कर रही हूं, जो बी है उस इस आईसी के ऊपर भी है या ना, यानी कि सी डैश और बी ये भी मुझे बराबर सैटिस्फैक्शन देंगे, हाँ या ना। यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, ये कॉमन है, हाँ या ना। इसका मतलब ए और सी डैश भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, हाँ या ना। होने चाहिए कि नहीं, होने चाहिए। अब आप कहोगे होने चाहिए, लेकिन हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाली जो आईसी है और ये वाली जो आईसी है, ये कंपैरेटिवली क्या है, एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हाँ या ना। मतलब इससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन और इससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन बराबर नहीं होगा। लेकिन हमारा ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि बराबर होंगे, पर एक्चुअली में ग्राफ क्या बोल रहा है कि ऐसा होगा नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी दो आईसीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती। दो आईसीज एक दूसरे को कोइंसाइड जरूर कर सकती है कि एक आईसी के ऊपर ही दूसरी आईसी हो, क्योंकि फिर सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होना पॉसिबल है। हम सारे पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे दोनों आईसीज के। पर यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम सारे पॉइंट्स पे इनडिफरेंट नहीं है, लेकिन बी पे क्या है, इनडिफरेंट है। एंड जिस वजह से हम क्या समझ रहे हैं कि कोई भी दो आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिलेशंस आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। हमारा जो ग्राफ है हम उसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहे। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आईसीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ना तो हमारी आईसी एक्स एक्सिस को टच करेगी, ना ही हमारी आईसी वाई एक्सिस को टच करेगी। यानी ना ही हमारी आईसी ऐसा बन सकती है, ना ही हमारी आईसी ऐसे बन सकती है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, रीजन क्या है इसका, दिमाग लगाओ। हमने क्या समझा था कि कोई भी बंडल होगा उसमें हाई लो के हिसाब से चीजें बनेंगी, हाँ या ना। लेकिन जब कोई भी आईसी एक एक्सिस को टच करेगी, मतलब वो वाली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ लो यहाँ पे पिज्जा के 10 यूनिट्स हैं, लेकिन कॉफी के कितने यूनिट्स हैं, ये पॉइंट आ गए हमारे पास, आया ना। इस बंडल में कॉफी की एक भी यूनिट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बंडल बनेंगे ही हाई एंड लो के कंपैरिजन से, एंड हमेशा दोनों चीज़ें बंडल में एग्जिस्ट करेंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम सिर्फ पिज्ज़ा की सेटिस्फैक्शन को चेक कर रहे हैं, या यहाँ पे हम सिर्फ कॉफ़ी की सेटिस्फैक्शन को चेक कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या समझा कि आईसी कभी भी इंडिविजुअल गुड्स को नहीं स्टडी कर, आईसी हमेशा बंडल में स्टडी कर। बंडल दो चीज़ों से ही बनेगा, इसीलिए हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा जो आईसी है। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके जी, क्या बोल रहा है कि जो आईसी है उसका जो शेप है वो ऐसा ही बनेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बनेगा, आईसी हमारा इस शेप का क्यों बन रहा है, क्या रीजन है? इसका रीजन है हमारे पास डिक्लाइनिंग MRS। MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बात हो गई, बड़ा हैवी हो गया, क्या कहना चाहते? सिंपल बात जो हम पहले समझ के आए कि आप हमेशा कुछ गेन करने के लिए जो लूज कर रहे हो, कुछ गेन करने के लिए जो लूज कर रहे हो, कुछ गेन करने के लिए जो लूज कर रहे हो, वो डिक्लाइन करेगा। आप हर एडिशनल यूनिट ऑफ गेन के लिए
पहले से कम लूज करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि याद करो अजम्पशन में क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड है, जैसे जैसे उसको एक चीज़ मिलती जाएगी उसको और पाने की इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस रेट पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक गुड को दूसरी गुड के लिए, यानी आप कॉफ़ी निकाल के पिज्ज़ा डाल रहे हो, कॉफ़ी निकाल के पिज्ज़ा डाल रहे हो, कॉफ़ी निकाल के पिज्ज़ा डाल रहे हो, लेकिन हर बार आप पहले से कम कॉफ़ी निकालना चाहते हो। तो जो आपका MRS है, अब जिस रेट पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो कॉफ़ी को पिज्ज़ा के लिए, वो हर बार क्या होने वाला है? रिड्यूस होने वाला है। यही रीज़न है कि हमारा जो IC है वो इस शेप में बनता है। अब अगर थोड़ी सी एडिशनल बात करें लेक्चर से, इसको बाहर निकालें। याद करो जब हम PPC पढ़ रहे थे, हमारा PPC कन्वेक्स नहीं कनकेव बनता था, ऐसा बनता था PPC। इस टाइम हमने क्या बोला था कि जैसे हम गेन करेंगे ना, हम लूज ज़्यादा करेंगे हर बार कुछ सेम अमाउंट गेन करने के लिए। यानी कि जो PPC के कोऑर्डिनेट्स थे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्स्ट्रा बात है। जो PPC के हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो ऐसे थे 1 2 3 4। आप गेन कर रहे थे 1 यूनिट, लूज जो कर रहे थे वो कुछ ऐसा दिख रहा था। पहले आपने कहाँ गया? 10 से 9 पे, फिर 9 से 7 पे, फिर 7 से 3 पे। क्या किया यहाँ पे? पहले 1 यूनिट लूज किया, फिर आपने 2 यूनिट्स लूज किए, फिर आपने 4 यूनिट्स लूज किए। फर्क नोटिस करो, जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि इनडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, एंड जब हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन PPC वाले कर्व की बात कर रहे हैं, फर्क क्या था बेसिकली इसमें? यहाँ पे जो भी आप लूज कर रहे थे वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड नहीं थे गेन वाली चीज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉर्न उगा रहे हो राइस छोड़ के, तो आपको कॉर्न उतना बढ़िया नहीं उगाना आता था, इसीलिए आप हर एडिशन ऑफ कॉर्न के साथ आप लूज ज़्यादा कर रहे थे राइस। इसीलिए हमारा जो ग्राफ था वो कनकेव शेप में बना था, क्योंकि हम ज़्यादा लूज कर रहे थे, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी नहीं थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब तो हमारी चॉइस है ना। अब हमारी जो इंटेंसिटी है छोड़ने की वो घटेगी, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास कम होगी वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी। कॉफ़ी कम है ना, कम होगी ना, अब कॉफ़ी और कम होगी ना, तो हम उसे कम लूज करना चाहेंगे। बोलो किसको बात समझ में आ गई? कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए कंफ्यूज। क्या बात हो रही है? एक बार हम इस टॉपिक को फिर से समझते हैं थोड़ा सा। कन्वेक्स शेप का मतलब क्या होगा कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, आया ना, आया ना, ऐसा दिखेगा। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका MRS है वो डिक्लाइन कर रहा है। पहले कितना छोड़ा आपने? 3, फिर आपने कितना छोड़ा? 2, फिर आपने कितना छोड़ा? 1। ये डिक्लाइन कर क्यों रहा है? क्योंकि आप कम और कम और कम गुड्स छोड़ना चाहते हो सेम अमाउंट गेन करने के लिए, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी उस चीज़ को पाने की कहीं ना कहीं घटने वाली है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? आया ना? शेप क्लियर हुआ कि कन्वेक्स शेप क्यों है? क्योंकि ये जो स्लोप है MRS जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। बोलो किसको बात समझ में आ गई? आया ना? बिल्कुल क्लियर हो गई इतनी हमें बात। चलो, ये था हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का पहला हिस्सा, जहाँ पे हमने इनडिफरेंस कर्व को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी पॉइंट पे फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, एंड वील गेट टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट लाइन कैसे वर्क करता है, एंड फिर हम इनडिफरेंस कर्व, बजट लाइन दोनों को मिलाएंगे एंड कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।